डी एंड ए ब्लॉक के तत्व चैप्टर के अंतर्गत आप सभी स्टूडेंट आज पढ़ने जा रहे हैं ए ब्लॉक यानी अंतः संक्रमण धातु के बारे में। आज पूरा डिटेल नॉलेज लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये ए ब्लॉक के तत्व इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी ऊर्जा स्तर के एफ उपकक्ष में प्रवेश करता है, यानी n-2 एफ उपकक्ष में प्रवेश करता है। ऐसे तो आप जानते ही हैं कि किसी का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्ष में प्रवेश करता है इसके आधार पर उस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्ष में जाता है, इसलिए इसको एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इसको अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इस बात को आप यहां आवर्त सारणी देखते हुए समझ पाएंगे। तो ध्यान दिया जाए, ये है एफ ब्लॉक के तत्वों की दो श्रृंखला, जिसका प्रारंभ सीरियम से ल्यूटेरियम तक, ये प्रथम श्रृंखला, और द्वितीय श्रृंखला थोरियम से एलआर तक, लोरेंशियम तक होती है। जरा ध्यान दिया जाए, ये दोनों श्रृंखला एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। यह आवर्त सारणी के मुख्य भाग से यानी कि अलग नीचे की ओर इसलिए रखा गया है क्योंकि इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्ष में जाता है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इधर बाईं ओर होता है जो एस ब्लॉक, दाईं ओर जो होता है पी ब्लॉक, बीच में जो होता है डी ब्लॉक, और इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन जब एफ में जा रहा है इसलिए इसको मुख्य भाग से अलग नीचे की ओर रखा गया। इसको अंतः संक्रमण धातु क्यों कहते हैं, क्योंकि वास्तव में सीरियम से लेकर ल्यूटेरियम का पूरे तत्वों का स्थान यहां एलए के पास है, यानी यहां पर इस तीसरे वर्ग के इस थर्ड आवर्त में स्थित, थर्ड आवर्त कहते हैं सिक्स्थ आवर्त में स्थित एलए के पास है, यानी यहीं पर स्पष्ट लिखा हुआ है 57 से 71। तो आप सभी स्टूडेंट समझ जाइए कि इस पूरा सीरियम से लेकर ल्यूटेरियम का स्थान लेंथेनम के साथ स्थित है, और यहां थोरियम से लेकर लोरेंशियम का स्थान यहां पर ये स्थित है। इसलिए इसको हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी संक्रमण तत्व में संक्रमण तत्व। और एक और कारण से इसको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि इसका जो गुण है वो संक्रमण तत्वों से मिलता जुलता है। जिस तरह संक्रमण धातु आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, रंगीन गुणधर्म दिखाता है, ठीक है, चुंबकीय प्रकृति रखता है, तो ये भी मतलब ये इन सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको अंतः संक्रमण धातु कहते हैं। एक बार फिर से, इसको अंतः संक्रमण धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा दो सीरीज का एलिमेंट एलए और एसी के पास स्थित है, और एलए और एसी खुद संक्रमण तत्व का सदस्य है, संक्रमण तत्व है, इसलिए इसको अंतः संक्रमण धातु कहा जाता है। एक चीज और, यहां पर अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि बताइए सीरियम से ल्यूटेरियम तक जो प्रथम अंतः संक्रमण श्रृंखला कहलाता है, इस पूरे तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग संख्या क्या है, तो वर्ग संख्या सीरियम से लेकर ल्यूटेरियम तक का 3 है। ये 3 है जो कि आपको डायरेक्ट नहीं दिखाई देता, इनडायरेक्ट वे में आप समझेंगे। यहां पर ये पूरा का स्थान यहां है और ये वर्ग संख्या 3 है या थर्ड बी है। रोमन अंक में बोलेंगे तो थर्ड बी, और इंग्लिश नंबर बोलेंगे तो 3। और पीरियड कोई पूछते हैं तो लेंथेनाइड का पूरा मतलब इस पूरे श्रृंखला का आवर्त संख्या 6 है। इसका ये पूरे तत्व यहाँ एक्टिनियम के पास है। और एक चीज और जान लीजिए साथ साथ कि इसको लेंथेनाइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आता है। लेंथेनम यहाँ का तत्व आपको बता दे कि एलए और एसी को मत कहिएगा ए ब्लॉक का एलिमेंट, एलए और एसी का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, तो ये डी ब्लॉक का तत्व है एलए और एसी। हाँ, एलए के बाद ये 14 एलिमेंट आते हैं, इसलिए इनको लेंथेनाइड्स कहा जाता है। और एसी एक्टिनियम के बाद ये आते हैं, तो एक्टिनम के बाद आने के कारण इसको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। तो यहाँ लेंथेनम और एक्टिनम जो आप देख रहे हैं ये पूरा डी, दोनों डी ब्लॉक का एलिमेंट है और संक्रमण धातु है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाता है और इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है, और इनको लेंथेनाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आता है और इसको एक्टिनियम के बाद आने के कारण इसको एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो इस तरह से इस पूरे डिस्कशन से आपको इतना समझ में आया कि एफ ब्लॉक को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे डी ब्लॉक को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, ये भी 2 भागों में, एक प्रथम अंतः संक्रमण श्रृंखला के तत्व और एक द्वितीय अंतः संक्रमण श्रृंखला के तत्व। यहां अंतिम इलेक्ट्रॉन सीरियम से 4f उपकक्ष में धीरे धीरे प्रवेश करता है, यानी 4f उपकक्ष में यहाँ 4f1 4f2 होते हुए ये पूरा
4f14 तक यहां कंप्लीट होता है। 4f14 यहां पर देखने के लिए मिलता है। और यहां पर 5f उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन 5f उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो यहां 5f1 5f2 होते हुए लास्ट में 5f14। तो इसको हम 4f श्रृंखला के तत्व कहते हैं और इसको 5f। आपको बता दे कि इन सभी तत्वों का 72वां कक्ष छठा ऑर्बिट होता है और इन सभी का 72वां कक्ष 7वां कक्ष होता है। और ये 72वां कक्ष से दो अंदर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन जाता है। 72वां कक्ष 6 है और इलेक्ट्रॉन जाता है 4f में। तो यहां पर 4f श्रृंखला के ये सभी तत्व कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं एक बार फिर से, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकक्ष में प्रवेश करता है। कहां से कहां तक? सीरियम से लेकर ल्यूटेरियम तक। और इसको 5f श्रृंखला के तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकक्ष में प्रवेश करता है और 5f1 5f2 होते हुए अंत में 5f14 में समाप्त होता है। तो कहने का मतलब है इस एफ ब्लॉक को डी ब्लॉक की तरह यहां वर्गीकृत किया गया है, लेकिन दो भाग में वर्गीकृत किया गया है, एक प्रथम अंतःसंक्रमण श्रृंखला और एक द्वितीय। प्रथम अंतःसंक्रमण श्रृंखला का दूसरा नाम है लेंथेनाइट सीरीज और इसका नाम है द्वितीय अंतःसंक्रमण श्रृंखला का एक्टिनाइट सीरीज। और इसको एक और अन्य नाम से जानते हैं, इसको 4f सीरीज और इसको 5f सीरीज। प्रथम अंतःसंक्रमण श्रृंखला का शुरुआत सीरियम से और अंत ल्यूटेरियम पर, और द्वितीय अंतःसंक्रमण श्रृंखला का शुरुआत थोरियम से और अंत लॉरेंशियम तक होता है। जरा से इसको देख लिया जाए अच्छे से। ये है आपका, ध्यान दिया जाए, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज अब अच्छे से देख लिया जाए। ये लेंथेनाइट सीरीज का प्रारंभ कहां से होता है? सीरियम से। और एक्टिनाइट सीरीज का प्रारंभ थोरियम से। तो सीरियम से स्टार्ट होते हुए ये एलयू पर समाप्त होता है, एलयू पर समाप्त होता है। और ये टीएच से स्टार्ट होते हुए एलआर पर समाप्त होता है, लॉरेंशियम पर। और अब ये पूरा डिस्कशन समझने के बाद आप सभी स्टूडेंट इस वर्गीकरण को समझने का कैपेसिटी रखते हैं कि ए ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट अंतःसंक्रमण तत्व जिसको कहते हैं, ये दो भाग में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम अंतःसंक्रमण श्रृंखला, द्वितीय फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज को 4f सीरीज कहते हैं। ये इसको लेंथेनाइट्स कहते हैं। सीरियम शुरू होता है, ल्यूटेरियम पर समाप्त होता है। द्वितीय अंतःसंक्रमण श्रृंखला को 5f सीरीज कहते हैं, एक एक्टिनाइट्स कहते हैं। थोरियम शुरू होता है, लॉरेंशियम पर समाप्त होता है। तो इस तरह इस एफ ब्लॉक का अध्ययन दो भाग में बांटकर करना होता है, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के रूप में। तो यहां पर इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में आप थोड़ा देख लीजिए। जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ उपकक्ष में प्रवेश करता है उसे अंतःसंक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इस ब्लॉक के तत्वों को अंतःसंक्रमण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संक्रमण तत्व में स्थित है, जो आप अभी देख कर आए हैं। इनका गुण संक्रमण तत्वों से मिलता जुलता है। दो कारण से इसको संक्रमण अंतःसंक्रमण धातु कहते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व में स्थित है और इसका गुण मिलता जुलता है। इस ब्लॉक में दो श्रृंखलाएं हैं जिनको आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है और इसका 14 दूनी 28। एक एक श्रृंखला में 14 तत्व क्यों है? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एफ उपकक्ष में 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो इस 28 तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 72 कक्ष से दो अंदर, तो 72 कक्ष हमने n माना, तो 72 कक्ष हो गया ns और ये उसके बाद का n-1, तो n-1 d और ये nf। तो f का कैपेसिटी 1 to 14 का होता है, ठीक है। d में कभी 0 कभी 1 दिखाई देता है और ns2। तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ n-2 f2 1 to 14, n-1 d 0 और 1। अगर यहां पर आप 6s लेते हैं तो ये 5d होगा और ये 4f होगा। अगर आप यहां 7s ले रहे तो यहां 6d हो जाएगा और यहां 5f। इस तरह दो सीरीज बनेगा, एक 4f सीरीज और एक 5f सीरीज। तो ये था इसका वर्गीकरण जो आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं लेंथेनाइट का। लेंथेनाइट अब समझने जा रहे हैं। वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी ऊर्जा स्तर के 4f उपकक्ष में प्रवेश करता है, 4f ब्लॉक एलिमेंट या प्रथम अंतःसंक्रमण श्रृंखला के तत्व कहे जाते हैं। इनको लेंथेनाइट इसलिए कहा जाता है
क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं। लेंथेनाइड क्रियाशील तत्व होता है, अतः यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। क्यों लेंथेनाइड स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि ये क्रियाशील होते हैं, काफी रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अभी तुरंत हम बताए कि यहाँ अगर 6s होगा, यहाँ 5d होगा, यहाँ 4f होगा। इस यानी कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 4f 1 2 14, 5d 0 और 1 और 6s2। इस श्रृंखला में याद रखिएगा, पूरे लेंथेनाइड श्रृंखला में पीएम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के नाम से, इसका प्राइम मिनिस्टर नाम नहीं है, आपको याद रहे कि पीएम एक अकेला रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक है, बाकी कोई रेडियो सक्रिय नहीं है इस श्रृंखला में। लेकिन आपको बता दे कि जब हम एक्टिनाइड श्रृंखला में चलेंगे तो 99% तत्व रेडियो सक्रिय है, मतलब सब अस्थायी है। लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था का बात आया तो आप थोड़ा सा एक बार फिर से एक नजर यहां ध्यान दीजिए, फिर से आइए लेंथेनाइड श्रृंखला के ऑक्सीकरण अवस्था का बात करने। आपको बता दें कि आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर इन सभी का ऑक्सीकरण अवस्था +1+1+1+1, किसी भी यौगिक में +1 होता है, इन सभी का जिस पर हम लिखे हैं। और इसमें क्षारीय पार्थिव धातु का +2 होता है दुनिया के किसी भी यौगिक में। उसी तरह इस वर्ग में जो तीसरा वर्ग का बात कर रहे हैं, इसी में लेंथेनम और एक्टिनियम आता है। यही कारण है कि तीसरा वर्ग में निवास करने के कारण अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था ये जो प्रदर्शित करता है वो +3 होता है। तो इसके अधिकतर तत्वों द्वारा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों का जान लीजिए कि अधिकतर तत्वों द्वारा अधिक जो ऑक्सीकरण अवस्था दिखाई जाती है वो है +3। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने के पीछे मेन कारण है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन जल्दी से त्याग करके अस्थायी हो जाना चाहता है, ठीक है। और ये +1 इसके बाह्यतम कक्ष में होता है, तो ये +1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अस्थायी होना चाहता है। इसके बाह्यतम कक्ष में 2 होता है, तो 2 त्याग करके ये अस्थायी होना चाहता है। तो हम बात कर रहे थे यहां ऑक्सीकरण अवस्था का लेंथेनाइड का। लेंथेनाइड के बाह्यतम कक्ष में एस उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन स्थित होता है तथा यह माना जाता है कि इनकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था विशेष होगी, लेकिन वास्तव में लेंथेनाइड के अधिकतर तत्वों द्वारा +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है। EU तथा VB द्वारा +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। लेंथेनाइड उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में याद रखिएगा किसके रूप में कार्य करता है? ऑक्सीकारक के रूप में। लेंथेनाइड का चुंबकीय गुण, एक चीज आप लोग को बता दें, आप लोग अभी डी ब्लॉक पढ़ कर आए हैं, सारा नॉलेज आपके पास है। कब कहते हैं चुंबकीय? जब अयुग्म इलेक्ट्रॉन होता है। वहां डी उपकक्ष था तो डी उपकक्ष में अयुग्म इलेक्ट्रॉन खोज रहे थे, यहाँ एफ उपकक्ष है तो एफ में अयुग्म इलेक्ट्रॉन रखना होगा। अगर एफ के पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन होगा एफ उपकक्ष में तो वो अनुचुंबकीय होगा, और पूरा भरा होगा, पूरा खाली होगा तो प्रतिचुंबकीय होगा। तो सेम यहाँ भी आपको फीचर्स देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ देखिए रिडायन वाले लेंथेनाइड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लेंथेनम से गैडोलियम तक नियमित बढ़ता है तथा टर्बियम से लेकर ल्यूटेरियम तक निरंतर घटता है। तो चुंबकीय गुणधर्म भी उसी तरह क्या होगा, शुरू में बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होती है उतना ज्यादा वो आकर्षित होता है। ये कॉन्सेप्ट है। लेंथेनम और या ल्यूटेरियम आयन प्रतिचुंबकीय होता है, इसका मेन कारण है कि पूरा भरा होता है, इसलिए। अब बात करते हैं रंगीन गुणधर्म का। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जब डी ब्लॉक का तत्व पढ़ रहे थे तो वहां डीडी ट्रांजिशन का अध्ययन कर रहे थे, यहाँ एफ ब्लॉक का अध्ययन कर रहे हैं तो एफएफ संक्रमण का अध्ययन करेंगे, एफएफ ट्रांजिशन का। और ये एफएफ ट्रांजिशन हो चाहे डीडी ट्रांजिशन हो, ये तब तक से नहीं संभव होगा जब तक से अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आप ही बताइए, जब पूरा डी उपकक्ष भरा होगा, पूरा एफ उपकक्ष भरा होगा, या पूरा खाली होगा डी, पूरा भरा पूरा खाली होगा एफ, तो कौन जाएगा कौन आएगा? और उसके बाद पूरा भरा होगा तो भी वही स्थिति होगा, और पूरा खाली होगा तो वही स्थिति होगा। तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, जिसके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन होगा और पूर्ण भरा हुआ एफ उपकक्ष होगा, वही रंगीन गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा भिन्नता है कि वहां डीडी संक्रमण देखने के लिए मिल रहा था, एफएफ संक्रमण। और यही बात यहाँ लिखा गया है, लेंथेनॉइड आयन के 4f उपकक्ष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह दृश्य क्षेत्र से प्रकाश को अवशोषित करता है और एफएफ संक्रमण दर्शाता है। इस प्रकार से यह रंग प्रदर्शित करता है। जिस लेंथेनॉइड के बाह्यतम विन्यास 4f0 होता है और 4f14 होता है,
वो क्या होता है? रंगहीन। क्यों रंगहीन होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अयुग्म इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और इसमें है इलेक्ट्रॉन भी तो पूरा भरा हुआ है, अयुग्म इलेक्ट्रॉन दोनों ही केस में नहीं मिलेगा। लिंथेनाइट का अन्य गुण जरा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, उच्च गलनांक के साथ साथ उच्च घनत्व वाले धातु कोई नियमित परिवर्तन नहीं दर्शाते हैं। लिंथेनाइट के क्षारीय मृदा धातु की तुलना में आयनन ऊर्जा का मान, क्षारीय मृदा धातु किसे कहते हैं? सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की अपेक्षा इसका जो आयनन विभव होता है, आयनन ऊर्जा निम्न होता है, मतलब उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन ये नहीं, मतलब जो लिंथेनाइट श्रृंखला के तत्व है सीरियम से ल्यूटेरियम तक, उनका आयनन विभव जो होता है निम्न होता है। अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता मतलब अवकारक क्षमता, तो यहाँ ये शीघ्र ही इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, अतः ये अपचायक प्रकृति भी दिखाते हैं। मिश्र धातु बनाने का गुण, तो ये Fe के साथ लिंथेनाइट मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। लिंथेनाइट संकुचन इस चैप्टर के इस भाग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा समझने वाला टॉपिक यही है, जिसका नाम है लिंथेनाइट संकुचन। और आज आप सभी स्टूडेंट लिंथेनाइट संकुचन को अच्छे से समझेंगे, लेकिन तब जब आपको डी ब्लॉक का परमाणविक आकार का 3D सीरीज का परमाणविक आकार का परिवर्तन समझ में आया होगा और आपको याद होगा। बताइए 3D सीरीज में प्रथम 5 तत्वों में नाभिकीय आवेश और आवरण प्रभाव में कौन ज्यादा प्रभावी था? नाभिकीय आवेश। तो परमाणु का आकार क्या हो रहा था? घट रहा था। जब बाद के 3 तत्व आयरन, कोबाल्ट और निकल में दोनों का परिमाण बराबर, तो आकार ना बढ़ रहा था, लेकिन बाद के 2 तत्व कॉपर और जिंक में आवरण प्रभाव ज्यादा प्रभावी हो गया। अब आप ही बताइए डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है? एफ में कितना भरता है? तो आपके माइंड में क्या बात होगा कि तो 14 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है और जबरदस्त आवरण तैयार करेगा और ज्यादा प्रतिकर्षण उत्पन्न करेगा और आकार में वृद्धि करेगा। यहां उल्टा होता है। तो ये चीज समझना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है लिंथेनाइट संकुचन। तो सबसे पहला शब्द, पहला क्वेश्चन बल्कि लिंथेनाइट संकुचन है क्या, ये आप ए ब्लॉक देखते हुए सुनिए। जब हम सीरियम से सी से पीआर होते हुए ये पूरा एलयू तक जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि लगातार आकार में कमी होती जाती है। यानी लिंथेनाइट श्रृंखला में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इनके आकार में लगातार कमी होती जाती है। आकार में हुई इसी कमी को लिंथेनाइट संकुचन कहते हैं। अब आइए लिंथेनाइट संकुचन का कारण, क्यों ऐसा हुआ कि यहां पर लिंथेनाइट श्रृंखला में सीरियम से ल्यूटेरियम की ओर जा रहे हैं तो आकार में कमी हो रही है। आपको बता दें कि जैसे लिंथेनाइट संकुचन का कारण हम बता रहे हैं, एकदम टू कॉपी एक्टिनाइट संकुचन का कारण वही वैसे ही, मतलब आप समझ कर लिख पाएंगे। और एक्टिनाइट संकुचन क्या है, तो वो उसी तरह से उसका आंसर दिया जाएगा कि थोरियम से लेकर Lr तक जब हम धीरे धीरे बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो लगातार आकार में कमी पाई जाती है। आकार में हुई इसी कमी को एक्टिनाइट संकुचन कहते हैं। तो ये लिंथेनाइट और एक्टिनाइट संकुचन का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है जो आवरण प्रभाव है वो अत्यंत दुर्बल होता है। इस बात को अब पहले ध्यान से पहले समझिए कि आवरण प्रभाव क्या होता है, एक बार फिर से समझा दे, तब हम आपको लिंथेनाइट संकुचन समझा पाएंगे। आप लोग को हम बताए थे कि परमाणु के आकार को ध्यान से समझिएगा। लिंथेनाइट संकुचन कैसे संभव हो पाता है, इस क्वेश्चन का जवाब, या कैसे होता है, या एक्टिनाइट संकुचन कैसे होता है, तो आप यहां समझेंगे सबसे पहले कि परमाणु के आकार को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। पहला नाभिकीय आवेश और दूसरा आवरण प्रभाव। तो नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्षमता बढ़ते जाता है, ये बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर खींचता है। लेकिन उसी क्रम में अगर बाह्यतम कक्ष से 2 अंदर के कक्ष में, क्योंकि हम यहाँ एफ ब्लॉक का अध्ययन कर रहे हैं, बाह्यतम कक्ष से ये बाह्यतम कक्ष छठा है, तो इससे 2 अंदर के एफ उपकक्ष में, यानी 4s कक्ष के 4f उपकक्ष में जब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इंटर करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो अधिक हो जाती है, लेकिन इसके द्वारा उत्पन्न किया गया आवरण प्रभाव उतना अधिक प्रभावी नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है एफ उपकक्ष का आकार। एफ उपकक्ष का आकार इस ढंग का होता है, ये बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर उतना प्रतिकर्षण उत्पन्न नहीं कर पाता है, अत्यंत दुर्बल परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न कर पाता है। और
डी उपकक्ष जो होता है वो बाह्यतम कक्ष से एक अंदर ही होता है और वो ज्यादा प्रभावी होता है, उसका आकार इस ढंग का होता है कि वो ज्यादा कैपेसिटी से बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर पाता है। तो पहले आवरण प्रभाव क्या है, अगर आप भूल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं तो आवरण प्रभाव एक बार फिर समझ लीजिए। आवरण प्रभाव क्या है, जब बाह्यतम कक्ष से एक अंदर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन का एक आवरण तैयार हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का बना हुआ आवरण बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को तेजी से दूर ढकेलता है, यानी प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि जो आवरण तैयार हुआ है वो भी ऋणावेशित है और बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर भी ऋणावेश है। तो ये बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। ये प्रतिकर्षण की क्षमता तब ज्यादा बढ़ जाती है जब बाह्यतम कक्ष से अंदर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। तो होता क्या है कि ये नाभिक जितना आकर्षण बल से इसको खींचना चाहता है उतना आकर्षण बल से ये खींच नहीं पाता है। तो नाभिकीय आवेश में हुई, नाभिकीय आकर्षण बल में हुई इसी कमी को आवरण प्रभाव कहते हैं। यानी बाह्यतम कक्ष से एक अंदर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने से इलेक्ट्रॉन का एक आवरण तैयार होता है जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करने के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो ये नाभिक उतना तेजी से उस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर पाता है। तो नाभिक के आकर्षण बल में हुई इसी कमी को आवरण प्रभाव कहते हैं। और ये आवरण प्रभाव डी उपकक्ष द्वारा भी तैयार किया जाता है और एफ उपकक्ष द्वारा भी। ठीक है, तो एफ उपकक्ष द्वारा जो आवरण प्रभाव तैयार किया जाता है वो बहुत ही दुर्बल होता है और डी उपकक्ष के द्वारा जो आवरण प्रभाव उत्पन्न किया जाता है वो ज्यादा मजबूत होता है। इसका मेन जिम्मेवार उसका अपना आकार है। डी उपकक्ष का आकार आप सभी स्टूडेंट जानते हैं डबल डमेल होता है और ये उस ढंग से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड तैयार करता है कि बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने में सफल हो जाता है। ये पहला बात। दूसरा, डी उपकक्ष जो मिलता है वो बाह्यतम कक्ष से ठीक एक अंदर मिलता है और एफ उपकक्ष कहां मिल रहा है, बाह्यतम कक्ष से दो अंदर। ये भी एक कारण है कि बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर उतना प्रतिकर्षण उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो ये है लेंथेनाइट संकुचन का मुख्य कारण। ऐसे ही एक्टिनाइट संकुचन के बारे में आप समझ सकते हैं, एक कक्ष और बढ़ जाएगा और 7 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 4f के बदले 5f में, क्योंकि एक कक्ष और बढ़ गया। तो 7 बाह्यतम कक्ष होगा और इसका जो f उपकक्ष होगा वो क्या होगा, 5f होगा और वहां इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ेगी। बढ़ने के बावजूद, स्क्रीन तैयार होने के बावजूद यहां नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी होता जाएगा और जैसे जैसे हम जैसे सीरियम से ल्यूटेडियम की ओर जा रहे हैं वैसे थोरियम से लोरेंशियम की ओर जाएंगे तो नाभिकीय आवेश ही अपना प्रभाव ज्यादा दिखाता जाएगा और एटम का साइज सिकुड़कर छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे थे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट संकुचन, जिसके बारे में हमने ये बताया कि यहाँ अगर हम लेंथेनाइट एक्टिनाइट संकुचन का बात करते हैं तो सीरियम से ल्यूटेडियम की ओर जाने में लगातार आकार में जो कमी होती है इसी को कहते हैं लेंथेनाइट संकुचन और थोरियम से एलआर तक जाने में जो आकार में कमी होती है उसे कहते हैं क्या, एक्टिनाइट संकुचन। इसका मुख्य कारण 4f उपकक्ष द्वारा उत्पन्न किया गया अत्यंत दुर्बल प्रभाव और दुर्बल आवरण प्रभाव और इसका मुख्य कारण 5f उपकक्ष के द्वारा उत्पन्न किया गया अत्यंत दुर्बल आवरण प्रभाव है। ये नाभिकीय आवेश से ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। तो नाभिकीय आवेश का जीत होता है, नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी होता है जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। इसलिए यहां एक्टिनाइट संकुचन और लेंथेनाइट संकुचन संभव हो पाता है। अब इसको अपने क्लास नोट्स से देख लीजिए, क्या आपको यहां पर लिखित दिया गया है और क्या आप इसको समझने का क्षमता रखते हैं। देखिए, लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनॉइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ La से Lu तक आकार में कमी होती जाती है। आकार में हुए इसी कमी को क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। समझ में आ गया। अब N-2 उपकक्ष अत्यंत दुर्बल परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करते हैं जिसके फलस्वरूप बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। इस प्रकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिससे आयन या परमाणु के आकार में क्या होता है, संकुचन, सिकुड़न होता है। और सिकुड़ना का मतलब आकार क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी हो रहा है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कि आवरण प्रभाव। अब स्टार्ट होता है एक्टिनाइट। एक्टिनाइट जैसा कि आप समझ गए कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन वे सभी तत्व एफ ब्लॉक के जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकक्ष में जाता है एक्टिनाइट श्रृंखला के तत्व कहलाते हैं और इसको द्वितीय अंतर संक्रमण श्रृंखला के तत्व कहते हैं।
इसको एक्टिनाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्टिनम के बाद आते हैं। याद रखिएगा, एक्टिनम लेंथेनम ए ब्लॉक का तत्व नहीं है, भले उसके आगे रखा गया है इशारा करने के लिए कि देखिए ये एल के बाद आता है और वो एक्टिनियम के बाद आता है। इस श्रृंखला के सभी तत्व रेडियो सक्रिय प्रकृति के होते हैं और मानव द्वारा बनाए गए 11 तत्व, देखिएगा यहाँ इंपॉर्टेंट को शॉर्ट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित तत्व क्या है, तो वे सभी तत्व जो एक्टिनाइड श्रृंखला में स्थित है और मानव द्वारा बनाए गए हैं 11 तत्व, कहां से कहां तक, नेपच्यूनियम से लोरेंशियम तक, ये इन सभी तत्वों को मानव निर्मित तत्व, आर्टिफिशियल एलिमेंट, मैन मेड एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये सभी मानव द्वारा निर्मित है, जो अवर सारणी में यूरेनियम के बाद आते हैं। और इस मानव निर्मित तत्व का एक और नाम है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस का मतलब होता है बाद में, ठीक है, बाद में, क्योंकि यूरेनियम के बाद रखा गया है और यह शुरू होता है एनपी से एलआर तक। तो आप देख सकते हैं यहां से नेपच्यूनियम से लोरेंशियम तक, यहां तक के एलिमेंट को हम कहते हैं क्या, मैन मेड एलिमेंट। मैन मेड एलिमेंट इसको बोलते हैं, मैन मेड एलिमेंट, मानव निर्मित तत्व। और आर्टिफिशियल एलिमेंट और क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यूरेनियम के बाद, ट्रांस का मतलब होता है बाद में, पैरा यूरेनियम भी कहा जाता है। सब बात समझ में आ रहा है। आगे THPA और यूरेनियम के पहले 3 एक्टिनाइड श्रृंखला के तत्व हैं। THPA और यूरेनियम जो है एक्टिनाइड श्रृंखला के, देख सकते हैं THPA और यूरेनियम एक्टिनाइड श्रृंखला का प्रथम 3 तत्व है, सही है बात। एक्टिनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 5f1 to 14, 6d 0 और 1, और उसके बाद 7s2, मतलब यहाँ 7s होगा तो यहाँ 6d होगा, यहाँ 4f होगा, 5f होगा। चलिए एक्टिनाइड के अभिलाक्षणिक गुण का जरा अध्ययन किया जाए। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों श्रेणी के तत्वों के लिए सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +3 होती है। इनके कुछ तत्व द्वारा +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित की जाती है। भौतिक अवस्था जरा ध्यान दिया जाए। भौतिक अवस्था एक्टिनाइड का, एक्टिनाइड श्रृंखला के अधिकतर धातु सफेद होते हैं, जो क्षार में खुला छोड़ देने पर क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, वेपराइज कर जाते हैं। घनत्व थोरियम और अमेरिकम को छोड़कर सभी एक्टिनाइड का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। याद रखिएगा, एक लाइन, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोरियम और अमेरिकम को छोड़कर सभी का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। आयनन ऊर्जा, एक्टिनाइड की आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम। गलनांक क्वथनांक के बारे में बताया गया कि इनके क्वथनांक गलनांक उच्च होते हैं और इनके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ गलनांक क्वथनांक में भी एक नियमित परिवर्तन नहीं होता है, यानी बहुत सारा एक्सेप्शन है। एक्टिनाइड संकुचन आपने पढ़ लिया क्या है, रेडियो सक्रिय प्रकृति। याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा रेडियो सक्रिय तत्व कहां स्थित है, एक्टिनाइड श्रृंखला में, ठीक है। एक्टिनाइड संकुचन का मुख्य कारण क्या है, 5f उपकक्ष द्वारा उत्पन्न किया गया अत्यंत दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। अब यहां पर संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण में अंतर, जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आया है। पहला ये डी ब्लॉक का तत्व है, ये एफ ब्लॉक का तत्व है। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, इसके अधिकतर तत्व द्वारा +3। ये काफी संख्या में जटिल यौगिक बनाते हैं, ये थोड़ा कम बनाते हैं। ये रेडियो सक्रिय प्रकृति के नहीं होते हैं, ये रेडियो सक्रिय प्रकृति के होते हैं। इनके आयनन विभव एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, कम होता है, इसमें उच्च होता है, ठीक है। ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये प्रचुर मात्रा में, इसलिए इसको रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। प्रचुर मतलब जितना चाहिए उतना। अब आइए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, जल्दी जल्दी अंतर बताइए। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f पे जाता है, इसमें 5f, ठीक है। इसमें केवल एक रेडियो सक्रिय तत्व है pm, इसमें सभी तत्व रेडियो सक्रिय है। इनके द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली ऑक्सीकरण अवस्था +2, +3, +4 है, और इसके द्वारा +2, +5 और +6 भी होता है। ये कम उष्मीय होते हैं, ये अधिक उष्मीय होते हैं। इसके पास जटिल यौगिक बनाने की क्षमता कम होती है, इनमें इसकी अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है।